मित्रों नमस्ते जी। आइए हम बलिराम चौरसिया संगीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वर व्यंजन को बच्चे अच्छा से पहचान सके इसके लिए स्वर को लाल नीला रंग से दर्शाया जाता है, व्यंजन को काला गुलाबी लाल रंग से दर्शाया जाता है। उसी तरह शास्त्रीय संगीत के स्वर को भी रंग प्रदान किया जाता है। तो आइए देखते हैं। षड्ज को गुलाबी रंग से पहचाना जाता है, ऋषभ को हरा रंग से पहचाना जाता है, गंधार को नारंगी रंग से, मध्यम को गुलाबी पीलापन लिए हुए इस रंग से पहचानते हैं, पंचम को लाल रंग से पहचानते हैं, धैवत को पीला रंग से पहचानते हैं, निषाद को काला रंग से पहचानते हैं। निषाद के लिए निकाला ट्रिक याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। कवि सम्राट के रूप में किनको जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। इनका पुस्तक है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। इनका पुस्तक क्या है? साकेत। देखिए अगला प्रश्न। कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामशेर सिंह जी को कहा जाता है। देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम गीतकार किनको कहा जाता है? तो विद्यापति जी को। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम व्यास सम्मान किनको मिला था? तो प्रथम व्यास सम्मान पाने वाले राम विलास शर्मा जी थे। अब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था पुरुष के श्रेणी में। और वहीं महिला श्रेणी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? तो महादेवी वर्मा जी को यामा पुस्तक के लिए, और सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पुस्तक के लिए। ठीक है जी। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि जो कवि थे वो पेशे से क्या थे? तो कबीरदास जी जुलाहे थे, रैदास जी मोची थे, और नामदेव जी दर्जी थे, और सजना कसाई जो थे, सजना जी वो सदना या सजना जी वो कसाई थे। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी थे। इनका भाषा जो था साधुकड़ी था। तो कबीर जी के भाषा क्या था? साधुकड़ी भाषा था। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए राम भक्ति शाखा के प्रतिपादक कौन थे? तो तुलसीदास जी थे। अब वहीं कृष्ण भक्ति के शाखा के प्रतिपादक कौन थे? सूरदास जी। गुरु इनके थे बल्लभाचार्य जी। सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य जी थे। तो रीतिकाल के अन्य नाम क्या है? रीतिकाल के अन्य नाम है सुंदरी काल या अलंकार काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? प्राचीन नाम सुंदरी काल और अलंकार काल। अगला प्रश्न देख लीजिए। कला व साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में किसका काल है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कला और साहित्य का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सूल ताल किस गायन शैली के लिए बजाया जाता है? तो ध्रुपद के लिए। ध्रुपद में कौन सा ताल बजाया जाता है? तो सूल ताल। देखिए बिहाग राग किस थाट से उत्पन्न है? तो बिलावल थाट। इसके लिए आपको बताया था ट्रिक बिहा बिगन। देखिए मध्यम तीव्र वाला राग कौन सा है? राग यमन। यमन का वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद होता है, और यह कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। देखिए दादरा ताल की ताली है, पहली मात्रा पर दादरा ताल की ताली होता है। धा धीना धा तुना। देखिए धा पर ताली है। अब देखिए जौनपुरी में कोमल ग कोमल ध कोमल नी लगता है। ठीक है जी, जौनपुरी। अब देखिए राग काफ़ी, यह मध्य रात्रि में गाया जाता है। काफ़ी थाट से उत्पन्न जिसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है। राग यमन का वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर निषाद है। अगला प्रश्न देखिए। बिहाग राग की वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। देखिए ताल रूपक में 3 विभाग होता है। ताल रूपक का बोल क्या होता है? तित्तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है जी। तो ताल रूपक में 3 विभाग होता है, तित्तिन्ना धिन्ना धिन्ना। इसमें 7 मात्रा होता है। राग जौनपुरी का वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए।
जौनपुरी राग जो है असावरी थाट से उत्पन्न होता है। 10 मात्रा वाला ताल कौन कौन है? तो झप ताल है। झप ताल 10 मात्रा वाला ताल है। राग देश का संवादी स्वर कौन है? पंचम। और वादी स्वर ऋषभ है। 4 ताल में 6 विभाग होते हैं। 4 ताल में 6 विभाग होते हैं और 12 मात्रा होता है। एक ताल में कुल तालियों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। एक ताली में कुल 4 ताली होते हैं। पखावज औनद बाद है क्योंकि यह चमड़ा से बना होता है।